नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। आज सवाल उस पिता का है जो पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर लंबी सांस भरता है। सवाल उस मां का है जिसने महंगाई की वजह से बच्चों के दूध और फल में कटौती कर दी है। और सवाल उस नौजवान का भी है जिसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, लेकिन ऑटो का किराया और खाने की थाली डबल महंगी हो गई है। देश में महंगाई का पारा 45 डिग्री पार 45 डिग्री वाली गर्मी से भी ज्यादा तप रहा है। आज हम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, आपकी जेब की हकीकत की बात करेंगे। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि कीमतें बढ़ रही है, बल्कि ये भी बताने के लिए है कि अगर अब भी समाधान नहीं निकला तो मध्यम वर्ग कंगाल होने की राह पर है। क्या सरकार टैक्स में कटौती करेगी या जनता को एक बार फिर आश्वासन का अमृत पिला दिया जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन एक दिखाते पहले रिपोर्ट। पर सवाल भारी है। जब कच्चा तेल 7% महंगा हो जाए तो क्या उसे ग्लोबल मजबूरी मानकर चुप बैठ जाए, या फिर जब तेल कंपनियां 1.2 लाख करोड़ के घाटे में डूबने लगी तो क्या जनता अपने जेब कटाने का इंतजार करे, जो बढ़ती कीमतों की वजह से ठंडी पड़ रही है। आज राजनीति के दो ध्रुव आमने सामने हैं। कांग्रेस कहती है ये लूट है, तो वहीं बीजेपी कहती है ये विश्व संकट की ढाल है। लेकिन इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच आम आदमी का क्या? अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, ईंधन की कीमत में 15% उछाल मतलब थोक महंगाई में 1% का कर। सुनने में 1% छोटा लगता है, लेकिन ये 1% आपकी थाली से आधी रोटी छीनने की ताकत रखता है। जरा इस हिसाब को समझिए। आम आदमी की जेब महीने में 50 लीटर पेट्रोल यानी सीधे 750 रुपए का अतिरिक्त बोझ। सब्जी और फल भारत की 70% माल ढुलाई डीजल ट्रकों से होती है। डीजल बढ़ा तो ट्रक का भाड़ा बढ़ा, और ट्रक का भाड़ा बढ़ा तो आलू प्याज की कीमत 15% ऊपर। खेती पर चोट, ट्रैक्टर और सिंचाई पंप डीजल मांगते हैं। किसान की लागत बढ़ेगी तो अनाज का महंगा होना तय है। दिवालिया होती कंपनियां। युद्ध से पहले कच्चा तेल $67 था, आज $107 है। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL जैसी कंपनियां 1.2 लाख करोड़ के घोटाले पर बैठी है। अगर कीमतें नहीं बढ़ी तो 6 महीने में ये कंपनियां कागज पर दिवालिया हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री की गैर जिम्मेदाराना अपील के बाद पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि देश के सामने पेट्रोल और डीजल का संकट है। प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे कि 60 दिन का हमारे पास भंडारण है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपील की है कि कटौती की जाए, आने वाले समय में वैश्विक संकट आने वाले, इससे लोग घबरा गए हैं। ये प्रधानमंत्री ही भय पैदा करेंगे तो आदमी के अंदर में डर आना स्वाभाविक है। यही कारण है कि जिसको 5 लीटर की आवश्यकता है वो 10 लीटर इकट्ठा कर रहा है। जो 2000 का डीजल लेते थे आज वो टंकी फुल कर रहे हैं। घर में जितने वाहन हैं लोग उसमें फुल करके रख रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सारे पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे। और लोगों की आशंका इसलिए भी सही साबित हो रही है कि अकेले राजधानी रायपुर में कल से आज तक 70% पंप ड्राई हो चुके हैं। जो 30% पंप में डीजल पेट्रोल है वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो सरकार में बैठे हुए लोग दोषी हैं, उनका आचरण दोषी है। इस प्रकार की स्थितियाँ देश में पहली बार नहीं आई हैं। जब भी ऐसी वैश्विक संकट की स्थिति आई है, पेट्रोल, डीजल या तमाम आवश्यक चीज़ों के लिए, गैस के लिए कतारें लगी हैं। कांग्रेस का हमला सीधा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने पिछले 8 सालों में तेल पर टैक्स लगाकर 25 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले हैं। जब तेल सस्ता था तब जनता को क्यों नहीं दिया? आज जब महंगा है तो जनता को राहत क्यों नहीं? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मिडिल क्लास की कमर तोड़कर तिजोरी भर रही है। वहीं बीजेपी का स्टैंड स्पष्ट है, पूरी दुनिया मंदी और युद्ध की मार झेल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन भारत ने इसे फिर भी काबू रखा है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक है। बीजेपी का तर्क है कि सरकार मुफ्त राशन और किसान सम्मान निधि के जरिए जनता को बफर दे रही है। आज की बहस इस 5 सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। टैक्स की मार। जब पेट्रोल
100 रुपए से पार जाता है, तो उसमें आधा हिस्सा टैक्स क्यों होता है? क्या सरकार अपनी कमाई थोड़ा कम नहीं कर सकती? कंपनियों का संकट, क्या सरकारी तेल कंपनियों को दिवालिया होने से बचने का एकमात्र रास्ता जनता की जेब काटना है? रोजगार पर खतरा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कर रही है कि 30% गाड़ियां खड़ी हो जाएगी। उन ड्राइवरों और क्लीनरों के घर का चूल्हा कैसे चलेगा? विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है, या उसके पास महंगाई कम करने का कोई ठोस फॉर्मूला है? अगला कदम, क्या जनता सिर्फ आश्वासन पर जिएगी या फिर चुनाव में इसका हिस्सा होगा? 16 रुपए का पेट्रोल और 17 रुपए का डीजल, ये सिर्फ एक संभावना नहीं है, कड़वा भविष्य नजर आ रहा है। सियासी अपनी जगह है, व्यवसायिक संकट अपनी जगह, लेकिन आम आदमी का सवाल अपनी जगह खड़ा है। देखिए, पूरे विश्व में अभी अराजकता की स्थिति है। विश्व युद्ध के कगार पर दुनिया खड़ी है। कैसे तीसरे विश्व युद्ध को रोका जाए, इसकी चिंता है। और भारत में इन परिस्थितियों का कम से कम असर हो और यहाँ के जनजीवन को ज़्यादा प्रभावित ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, ये बहुत ही प्रासंगिक है। और पहले भी ऐसे संकट आए हैं जब उस समय के तत्कालीन कर्णधारों ने अपील की थी। स्वयं उस समय 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोना खरीदने के लिए मना किया था। 1974 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक टाइम भोजन करें, बचत करें। आज स्थिति ये है कि ईंधन के मामले में, क्योंकि जो ईंधन के जो भंडार हैं उसको लूटने का काम हो रहा है, गैस भंडारों को लूटने की कोशिश हो रही है। तो महंगाई के मार में जनता त्रस्त है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, जहां कड़े सवालों का बेबाकी से जवाब मिलेगा। आज हम जनता को बताएंगे कि महंगाई किस लिए बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कहां पे सिस्टम की कमी थी, कहां पे वास्तविक में वैश्विक स्थिति खराब है। तो इस पूरे मामले में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। रोहित मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से श्रुति शुक्ला जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अधिकतम देश में सत्ता पक्ष ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार 27 से ज्यादा राज्यों में, इसलिए पहले बीजेपी सवाल करता है। रोहित जी, एक सीधा सवाल मेरा यह है कि जब कच्चा तेल रिकॉर्ड स्तर पर सस्ता था, तब आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर खजाना भरा। आज जब कच्चा तेल महंगा है तो आप वही टैक्स घटाकर जनता को राहत क्यों नहीं दे रहे? क्या आपदा में अवसर सिर्फ सरकार के लिए है या जनता के लिए नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, जब दुनिया में इतनी बड़ी समस्या है, तब कांग्रेस अगर इस तरह की सवाल कर रही है, अगर वो पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं कि पहले हमने क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा कि वर्ष 2014 तक महंगाई की दर, जब दुनिया में वैश्विक संकट नहीं था, तब 9 से 10% महंगाई थी इस देश में, और उस 14 के बाद महंगाई की दर 4 से 5% हुई। तो ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस आपदा में अवसर कांग्रेस तलाश रही है कि आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है। इस बात को कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्या भारत में विपक्ष इसलिए है कि वो हर मामले में सत्ता पक्ष की टांग खींचता रहे? ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, मुझे लगता है कि उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है इस भारत के प्रति। जी बिल्कुल। श्रुति जी, आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आपने वैट कम करके पेट्रोल 80 रुपए क्यों नहीं किया? सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है बातों को घुमा फिरा कर रखने का। मैंने अभी बात सुनी रोहित जी की। आपने रोहित जी से प्रश्न पूछा
कि कच्चा तेल आखिर उस पर टैक्स घटा करके ये कि केंद्र की सरकार जनता को राहत क्यों नहीं दे सकती, उसका जवाब देने के बजाय ये घुमा फिरा करके विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। आपका जो सवाल था वही सवाल मेरा भी इनसे सबसे पहले तो यही है कि आखिर ऐसी चीजें जहां पर टैक्स कम करके हम जनता को राहत दे सकते हैं, वहां पर केंद्र सरकार जनता को लाभ पहुंचाने के नियत में क्यों नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर मतलब महंगाई कम करने के लिए सरकार का क्या एक्शन है, तो निश्चित तौर पर जिन भी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर सरकार से जितना हो सके, जितना जिन चीजों में टैक्स कम कर सकते हैं, जिन चीजों में जनता को राहत दी जा सकती है, निश्चित तौर पर वहां की सरकारें वो काम कर रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कुछ ऐसे काम भी रहते हैं जिनको करने के लिए केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता होती है। और केंद्र सरकार का तो सौतेला व्यवहार शुरू से विपक्ष के साथ रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो ये वहां पर उन राज्यों की सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे और उन राज्यों की सरकारों को वैसा जो सुविधा और मदद है जो केंद्र सरकार को करना चाहिए नियम और कायदे से, वो ये नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, छत्तीसगढ़ में इसके पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी देश में यही केंद्र सरकार थी, यही मोदी जी थे और यही गृह मंत्री अमित शाह जी थे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार है तो जो सुविधा और फैसिलिटीज जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को अब मिल रही है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को अब जो मदद केंद्र सरकार से मिल रही है वो उस समय विपक्ष की सरकार में इन्होंने नहीं दिया। लगातार केंद्र की सरकार विपक्ष के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम करती है, जबकि केंद्र की जो सरकार है उनके लिए तो सभी राज्य एक समान होना चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात की 12 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, मैं इनसे कहना चाहूंगी कि इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी उस समय हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है दूसरे नंबर पर थी। आज इनके राज में 12 सालों में भारत देश की अर्थव्यवस्था 6वें नंबर पर पहुंच गई है और ये देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे और आज ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि बड़ा वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया। और सबसे शर्म की बात है अनुज जी कि वैश्विक संकट जो उत्पन्न हुआ है ये चीज इन्हें आज नजर आ रही है जब सारे राज्यों के चुनाव खत्म हो गए। इतने दिनों से जब सब राज्यों में चुनाव चल रहे थे, बंगाल से लेके तमिलनाडु से लेके केरल, तब आप लोग कहाँ पर थे? तब आपको नहीं समझ आया कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, ना रुपये पैसे कम खर्च करने चाहिए, तब आपको नहीं लगा कि साधनों में कटौती होनी चाहिए। लेकिन अब जाकर के चुनाव खत्म होने के बाद इस तरीके की बातें कर करके आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आखिर लोग हड़बड़ा करके जहाँ 1 लीटर पेट्रोल की जरूरत है वहाँ 10 लीटर पेट्रोल जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी के माध्यम से आखिर सारी व्यवस्थाएं तो बिगड़ ही रही है ना। जी रोहित जी आप कुछ बोल रहे थे। ये वही विपक्ष है ना, ये वही विपक्ष है जब ये प्याज को स्टार्ट कर लेता था और देश में महंगाई की मार में इस देश को ढकेल देता था। अभी ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनको डाटा पर बात करना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पर दूसरी अर्थव्यवस्था कब रहा है भारत? कांग्रेस के टाइम पर 0.7 ट्रिलियन इकोनॉमी से 2 ट्रिलियन इकोनॉमी रही है। 0.7 से 2% ट्रिलियन इकोनॉमी रही है भारत की जीडीपी। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मतलब हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। इनको पूरे डाटा पर बात करना चाहिए। जो ये भारत के विकास दर की, महंगाई से बात करते करते भारत की विकास दर की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 74 एयरपोर्ट इनके टाइम पर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 149 एयरपोर्ट हो गए। जो हाईवे ये 11 से 12 किलोमीटर प्रति दिन बनाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 34 किलोमीटर प्रति दिन बना रही है। जो 91,000 किलोमीटर इनने हाईवे बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,46,000 किलोमीटर की हाईवे बनाई। तो कुल मिला के ये उस विषय पर बात न करें, इस विषय पर बात करें कि ये वसुधैव कुटुंबकम का भारत है। और ये इनको इतना भी जानना पड़ेगा कि संकटकालीन स्थिति में संपूर्ण दल एक साथ भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ये भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल रोहित जी, हम इसका जवाब जो है राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, हम शुक्ला जी से जान लेते हैं। शुक्ला जी, क्या हम ऐसे दुष्चक्र में फंस गए हैं जहां रुपए की गिरती कीमत और महंगे तेल के कारण मध्य वर्ग कंगाल होने के कगार पर हो गया है? देखिए, निश्चित ही रूप से गैस की समस्या, पेट्रोल की समस्या और डीजल की समस्या एक अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं। इसको सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा।
सबसे पहले स्वीकार करने की आवश्यकता सरकार को है, क्योंकि इन 3 चीजों के कारण ही देश में महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कारण उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई हमारी सरकार विफल है। हाँ, सरकार ने स्टोरेज प्रॉपर तरीके से पहले नहीं किया, स्टोरेज की व्यवस्थाएं नहीं करी। स्टोरेज मीन्स पहले तेल खरीद के रखने की व्यवस्था देश में पर्याप्त स्तर पर नहीं थी। ये इसके लिए हम सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो इशू है उनके कारण चपेट में हमारा देश भी आया है जी। महंगाई भी बढ़ी है, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम जनता हो जी, टीवी के चैनल पर बैठ के अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करने से जनता को कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब से हम कैसे बचें, मेरा सुझाव है, प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं सबको मानना चाहिए, लेकिन उनको पहले चाहिए कि सबसे पहले सरकार जो अपने स्तर पर राजनीतिक दलों की जो रैलियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनको बंद करो। सबसे अधिक पेट्रोल वहां खर्च हो रहा है, एक मंत्री के पीछे 10-10 गाड़ियां दौड़ती हैं। उसकी व्यवस्था करने के लिए 15 दिन पहले से तैयारियां होती हैं। जब तक देश में पेट्रोल की समस्या है, डीजल की समस्या है, गैस की समस्या है, सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। आपके कार्यक्रम बंद होने से देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, वो इस स्तर पर जाएगा। अगर आप उसको रेशो कलेक्ट करें कि एक प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो सकती है सिर्फ राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम बंद हो जाने से। जी बिल्कुल शुक्ला जी, हम आपके जवाब में बीजेपी से ही सवाल ले लेते हैं। रोहित जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपील किया है वर्क फ्रॉम होम की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की 30% गाड़ियां खड़ी होने का मतलब है कि सप्लाई चेन का टूटना। क्या सरकार को अंदाजा है कि इससे बेरोजगारी का कितना बड़ा संकट खड़ा होगा देश में? देखिए, कारण ये है जो शुक्ला जी अभी बोल रहे थे, शुक्ला जी जो बोल रहे थे वही तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि रैलियां कम निकालनी है, कम लोगों को लेकर चलना है, आज ही प्रधानमंत्री जी दिल्ली में 2 गाड़ियों की काफिले के साथ अपने ऑफिस पहुंचे, दफ्तर पहुंचे। तो ये कुल मिला के है कि भारत के विपक्ष का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो हर विषय पर बेमतलब की राजनीतिक बात करे। जो हॉर्मुज संकट था, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से पेट्रोलियम निकल रही थी, वो भारत ही एक ऐसा देश रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये कुशल नेतृत्व ही रहा है कि वहां कभी भी हमारे यहाँ की जहाज नहीं रुकी, हमारे यहाँ की आपूर्ति नहीं रुकी। इस देश का विपक्ष लगातार ये बताता रहा, ये पूरे देश में भ्रम फैलाता रहा, कोविड संकट जैसे हालात हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये कुशल नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। पेट्रोल पंप में लगातार पेट्रोल मिलते रहे, पेट्रोलियम जो गैस है वो आपूर्ति होती रही। हाँ, ये जरूर है कि 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश से ऐलान किया था कि इस देश में देश को साथ देना पड़ेगा, इस देश के साथ नेशनल डिफेंस के साथ खड़े होना पड़ेगा। तब इस देश की महिलाओं ने गहना दान कर दिया था, इस देश में नवाबों ने 500-500 किलो सोना दान कर दिया था, इस देश ने साथ निभाया था भारत सरकार का। अगर एक बार ये मान लिया जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी है, लेकिन इसके बाद भी ये मानना पड़ेगा कि भारत की सरकार। कोई बात नहीं रोहित जी, आपके जवाब से हम कांग्रेस से सवाल ले लेते हैं। आपने जिस तरीके से बताया तो उसी से हम सवाल ले लेते हैं। श्रुति जी, विपक्ष ये भूल गया है कि यूक्रेन रूस युद्ध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूटने से पूरी दुनिया त्रस्त है, जब अमेरिका ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्थाएं 40 साल की सबसे ऊंची महंगाई झेल रही हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर बात अगर होती है प्रधानमंत्री की अपील की, बात होती है वैश्विक जो अभी जो आपदा आई है उस पर, तो मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि देखिए, विपक्ष का काम है जनता के हित की आवाज उठाना। वो हम अपना काम कर रहे हैं, आदर्श विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, उससे इनको परेशानी क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और केंद्र सरकार को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ है कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी जो है पिछले 12 वर्षों से आपकी सरकार है, तो आप अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हट सकते। कहीं ना कहीं ये जवाबदारी सरकार की और सरकार की एक बड़ी लापरवाही है जो आज इस तरीके की स्थिति बनी। देखिए, मैं बताती हूँ आपको अरुण जी कि कुछ दिनों पहले विपक्ष के नेताओं ने, अगर हम इस चीज को अच्छे से अगर हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि विपक्ष के नेताओं ने पहले भी, और माननीय राहुल गांधी जी ने पहले भी इन्होंने कहा था कि देश में ऐसे वैश्विक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। तब इन्होंने हमारी
हमारी बातों को, विपक्ष की बातों को हमेशा की तरह हल्के में लिया। जिस प्रकार कोरोना के पहले भी राहुल गांधी जी ने विपक्ष में जिताया था कि देश में एक बड़ी महामारी आ सकती, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी रैली करने में व्यस्त थे, और आज भी जब इन्हें ये सब चीजें चिताई गई तो आज भी ये चुनाव में व्यस्त थे। चुनाव के बाद इन्हें सब कुछ याद आता है। ये बहुत शर्म की बात है कि आप जो है देश हित में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए यूपीए सरकार के समय 2010 से लेकर के 16 तक के अलग अलग 3 राज्यों में लगभग 3 से 4 क्रूड ऑयल भंडारण का जो है निर्माण किया गया था। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या माननीय मोदी जी के द्वारा क्रूड ऑयल भंडारण के लिए और भंडारण की स्थापना की गई है, निर्माण किया गया है? क्या आपकी पिछली समय में तैयारी रही है कि देश में जब ऐसे आपातकाल स्थिति बनती है, ऐसे संकट और युद्ध की स्थिति बनती है, तो ऐसे भंडारण का उपयोग करके हम संकट से उभर सकते हैं? तो आपकी क्या तैयारी पिछले समय में रही है? देखिए कोई भी संकट अचानक नहीं आ जाता, पहले से संकट के आने की आहट होती। तो उस चीज को लेकर के केंद्र सरकार ने क्या तैयारी करी? केवल और केवल अपनी राजनीति साधने से अपनी सत्ता बचाना, बस यही भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम रहा है। इससे निकल करके जनता के हित में ने कभी सोचने का प्रयास ही नहीं किया। अरे विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, 12 वर्षों में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जब मैं आपको बताती हूँ अरुण जी, जब 304 रुपए सिलेंडर था तब इनकी जो महिला नेत्री थी स्मृति ईरानी जी, तो उस समय ये लोग जो है सिलेंडर को लेकर के जो है प्रदर्शन करते थे। उस समय स्मृति ईरानी जी लोग, आज ये लोग कहा जब सिलेंडर 1000 रुपए हो गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, केंद्र से लेकर के राज्य तक क्या स्थिति दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी अगर महिलाओं को मातारी बंधन के तहत 1000 रुपए मिलता है तो वही 1000 रुपए का जो है सिलेंडर का कीमत देने में जाता है 1000 रुपए। 500 रुपए में तो सिलेंडर देने की बात होती, वो आज तक के नहीं हो पाया। तो यानी उस समय यूपीए सरकार के समय जब चीजें सस्ती थी तब आपको परेशानी थी, 300-400 रुपए सिलेंडर में भी आपकी महिला नेत्रियां बीजेपी के प्रदर्शन करती थी, और आज 1000 रुपए सिलेंडर होने पर वो महिला नेत्रियां कहाँ है? मैं इनसे पूछना चाहूंगी। लगातार जो है देश में महंगाई बढ़ रही है, बिजली बिल बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप बोलते हैं सोना मत खरीदिए। मुझे बताइए जिनके यहाँ बहन बेटियों की शादी है वो क्या माँ बाप का सपना होता है क्या अपनी बेटियों को बिना सोना के विदा कर देंगे? तो आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आपको इतना संवेदनशील होना चाहिए। जी मैं आपके जवाब से मैं डॉक्टर शुक्ला जी से हम इसका जवाब लेते हैं। शुक्ला जी, क्या कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मंच पर एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन जब पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात आती है तो सारे राज्य एक सुर में पीछे हट जाते हैं? क्या जनता के हितों से बड़ा सरकारों का अपना राजस्व प्रिय है? दोनों ही सियासी दल है, सियासत करना इनका मूल धर्म है, और ये अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल है। लेकिन आज जो एक प्रश्न है कि इनकी राजनीति करने से क्या देश का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है? ये बात बिल्कुल सही है, महंगाई बढ़ी है। जो पहले थाली 140 रुपए की आती थी वो आज 180 रुपए की हो गई है। स्वाभाविक विदिन 1 महीने के अंदर सिर्फ एक थाली पर, वो भी सादी थाली की बात कर रहा हूँ, 40 से 50 रुपए बढ़ गए। स्वाभाविक है। इसका कारण क्या है? जो गैस है वो भी कौन सी कमर्शियल गैस, जो पहले सिलेंडर 1300-1400 का आता था वो आज 3100 के आसपास आ रहा है जी। उसके अपने वैश्वीकरण कारण है, हार्मोस समस्या है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इससे इनकार नहीं कर रहा। उस समस्या से अब कैसे निपटा जाए? तो यूपीए सरकार ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इतिहास की बातें हैं। लेकिन हाँ, जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार है, 22 राज्यों में आपकी सरकार है। आपको पहले चाहिए कि आप अपने स्तर पे जो बचत की जा सकती है पेट्रोल की, वो आप करें। पहले भारतीय जनता पार्टी उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगर इसके बाद विपक्षी पार्टियां नहीं करती हैं तो फिर विपक्षी पार्टियों को जनता स्वयं दोषी ठहरा देगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। टोटल पेट्रोल का 20 से 25% जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ शासन की गाड़ियों पे खर्च हो रहा है जी। बिल्कुल रोहित जी, आरोप कांग्रेस का है कि ये कैसा इत्तेफाक है कि राज्यों के चुनाव के वक्त तेल की कीमतें महीनों तक स्थिर रहती है और जैसे चुनाव के नतीजे आते हैं कीमत रॉकेट से भी ज्यादा तेज भागने लगती है। क्या तेल कंपनियों का घाटा सिर्फ चुनाव के वक्त ही रुक जाता है? सुन लीजिए, ये मैं समझ सकता हूँ कि ये विपक्ष जिहाद जैसी हालात में है
विपक्ष तो हमेशा चाहता है लास्ट पर राजनीति करना, इसने कोविड काल में राजनीति किया, तो ये वैश्विक संकट पर राजनीति नहीं करेगा ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती भी नहीं है। लेकिन इतना ये समझ लें, अभी देश में कोई संकट नहीं आया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से ऐलान किया है कि अभी मितव्ययिता करना है, देश में संकट आ सकते हैं। अभी देश में संकट नहीं आया है। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है और इस बात को समझना पड़ेगा इनको। कोविड काल के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त नेतृत्व दिखाया है। जब दुनिया में 9 से 10% महंगाई दर थी, तब भारत में 5 से 6% महंगाई दर थी। तो ये इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये विपक्ष इतना इस देश पर एहसान कर सकता है कि इस देश के लोगों के साथ खड़ा हो जाए, भारत के साथ खड़ा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष भले ही बात करता रहे, तो वो परिकल्पना साकार हो जाएगी जो 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था और इस देश की महिलाओं ने गहना दान कर दिया था। तो इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम का ये वो सामना करना पड़ेगा, विपक्ष को साथ देना पड़ेगा भारत के साथ। श्रुति जी, बीजेपी तो आप पे लास्ट पे राजनीति करने का आरोप लगा रही है बीजेपी। लेकिन जब जब जनता के हित की आवाज उठेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समस्या होगी, क्योंकि ये लगातार ऐसी चीजों पर राजनीति करते हैं, इसलिए इनको दूसरे लोग भी अपने जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। इनके नेताओं को फुर्सत ही नहीं है चुनावी रैली करने से। मैं आपको बता दूं अरुण जी, अभी मतलब मोदी जी ने अपील की थी कि मंत्रियों को अपने काफिलों में भी कमी लानी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, कल अपील की गई है और कल ही का एक वीडियो छत्तीसगढ़ का वायरल हुआ था विष्णुदेव साय जी के काफिले का, जिसमें काफिले में एक गाड़ी भी मुझे कम नहीं दिखाई दी। एक बात। दूसरी बात, आज का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मतलब एक उज्जैन से लेकर के उज्जैन का वीडियो है वो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा शपथ ग्रहण का कोई कार्यक्रम था और इनके नेता के द्वारा काफिला लेकर के जो है वहां पर ये लोग गए थे। तो ये इनके स्वयं के जो नेता हैं, ये अपने प्रधानमंत्री की बात को नहीं कर पाते हैं। या छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए या एमपी की बात कर लीजिए कि इनके नेता खुद ही अपने प्रधानमंत्री की बात को जो है इग्नोर करके, अनदेखी करके उनकी बातों को, लगातार नेताओं का जो काफिला है वो अधिकतर जगह पे बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले था। तो कहीं ना कहीं आप स्वयं जो है अपनी चीजों को फॉलो करिए, उसके बाद आप जनता के ऊपर जो है दबाव बनाइए। लेकिन आप अपनी सुख सुविधा में कमी नहीं करेंगे और जनता के ऊपर आप दबाव बनाएंगे, तो जनता की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। जिम्मेदारी और लापरवाही दोनों ही सरकार की, और सरकार इस चीज को माने। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, शुरू से देश की आजादी को लेकर के आज तक के देश की जनता के साथ है, देश की जनता के हितों के साथ है। ये हमें आपसे जानने या सीखने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला जी, एक फाइनल कमेंटमेंट हमें आपसे ये चाहिए। एक चूंकि ये जो राजनीतिक पार्टी अपना सवाल जवाब, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन जनता के हित का एक मैं सवाल आपसे करता हूं। जब 70% सामान ट्रकों से ढोया जाता है, तो क्या डीजल की महंगाई को ग्लोबल संकट कहकर टाला जा सकता है? अगर लॉजिस्टिक कास्ट बढ़ रही है, तो क्या भारत कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देश की समस्या है। और जब देश की समस्या होगी तो उसका एक पार्ट भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। प्रधानमंत्री की पहचान देश से होती है, ना कि देश की पहचान प्रधानमंत्री से होती है। तो सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा सभी को कि देश में समस्या आई है। उस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतवासी को अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जिस भी पार्टी की सरकार होती है उसका उत्तरदायित्व ज्यादा होता है। मैंने बोला स्टोरेज की समस्या रही, इसके लिए सरकार को आप दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन वो तो हो चुका। आज के वर्तमान परिवेश में क्या किया जा सकता है? प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है उसका पालन होना चाहिए, और पहले प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी प्रदेश सरकारें हैं, उन पर उसको लागू करें। क्योंकि ये बात अभी जो जी रोहित जी, जिस तरीके से शुक्ला जी ने कहा, ये बात तो कड़ू सच है। आज छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर है, रायपुर में 70% पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, उन पे पेट्रोल नहीं है। क्या ये जो पेट्रोल का किल्लत है ये नेताओं के लिए? नेताओं को तो आसानी से भैया कहीं से भी मिल जाता है, जुगाड़ उनके पास होता है भैया, उनका सिस्टम है, सरकार है, सत्ता है। आम जनता इससे कैसे उभरे? हमारे ही ऑफिस के स्टाफ नहीं आ पा रहे पेट्रोल के कारण, उनका पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। इस पर मोदी जी के
जैसे ही देश को संबोधित किए थे, इसके बाद से हालत बिगड़ गए हैं। आप सत्ता पक्ष में होने के नाते अब कैसे जागरूक करेंगे, इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे? देखिए, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि सबको मितव्ययिता करनी पड़ेगी। अभी मालवांचल क्षेत्र में एक किसान, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने रैली निकाला, तो भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से एक लेटर जारी करके उस किसान मोर्चा के अध्यक्ष को हटा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ये नहीं चलेगा। हाँ, ये है कि ये विपक्ष को भी ये देखना पड़ेगा। विपक्ष पर हमेशा ये संदेह रहता है कि जब भी आपात की स्थिति देश में आती है, जब भी संकट आता है, तो ये स्टॉक करने लगते हैं। और ये विपक्ष के संदर्भ में भी जांच कराई जाएगी पूरे देश भर में, पूरे जिले भर में, पूरे उपखंड में, पूरे तहसीलों में, कि भारतीय जनता पार्टी के उक्त ऐलान के बाद विपक्ष के कितने नेताओं ने तेल की कालाबाजारी किया है, कितने लोगों ने सिलेंडर की कालाबाजारी किया है। इन लोगों ने कभी देश का साथ नहीं दिया। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश, जब दुनिया में वैश्विक महामारी चल रही है, जब वैश्विक संकट चल रहा है, तब ये इस संदर्भ में देश के साथ नहीं खड़े रहेंगे और यही ये करना शुरू कर दिए हैं। रोहित जी, टाइम की पाबंदी, हम श्रुति जी से 1 मिनट में जवाब ले लेते हैं। श्रुति जी, कालाबाजारी करने का आरोप लगा रही है बीजेपी आप लोग के ऊपर, आप लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। देखिए, अभी तक के तो इनके ही नेताओं के वीडियो और फोटोज वायरल होते आए हैं कि कैसे अपनी प्रधानमंत्री की बातों को अनदेखा करके ये लोग लगातार अपने काफिलों को में कमी करने का तो नाम ले नहीं रहे हैं। और निश्चित तौर पर देश में अगर वैश्विक संकट है तो विपक्ष जो है जनता के साथ है, लेकिन सरकार जो है स्वीकार करे कि कहां पर उनसे चूक और लापरवाही हुई है और आगे की ऐसी प्लानिंग करे कि इस बड़ी वैश्विक संकट से हम कैसे उबर सकते हैं। जी, तो समय की पाबंदी है, विदा लेने का वक्त आ गया है। श्रुति शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रोहित मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शुक्ला, RK शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा रखने के लिए। तो पेट्रोल पंप पर मीटर देख रहे लंबी सांसें भर रही है। सवाल उस माँ का भी है जिसने महंगाई की वजह से बच्चों के दूध और फल में कटौती कर दी है, दूध का भी रेट बढ़ चुका है। और सवाल उस नौजवान का भी है जिनकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, लेकिन ऑटो का किराया, खाने की थाली डबल महंगी हो चुकी है। देश में महंगाई का पारा 45 डिग्री वाली गर्मी से भी ज्यादा तप रहा है। आज हम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, आपकी जेब की हकीकत दिखाए हैं। आज की ये रिपोर्ट ये बताने के लिए नहीं है कि कीमतें बढ़ रही, बल्कि ये बताने के लिए थी कि अब अगर समाधान नहीं निकला तो मध्यम वर्ग जो है कंगाल होने की राह पर आ चुका है। डिबेट सेंटर में यहीं तक आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।